हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में हम लोग ऑर्बिटल के बारे में पढ़े थे। ठीक है, पढ़ना शुरू किए थे, मतलब कि ऑर्बिटल क्या होता है, ठीक है, और उसका डिफरेंस क्या होता है ऑर्बिट से। ठीक, तो आज उसी ऑर्बिटल के बारे में हम लोग आगे पढ़ना चालू करेंगे। क्या पढ़ेंगे उसके बारे में? हम लोग आज पढ़ेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक, हम लोग बेसिकली होते तो बहुत तरह के ऑर्बिटल हैं, लेकिन 4 तरह के ऑर्बिटल पढ़ते हैं क्योंकि आज तक उन्हीं का इस्तेमाल किया गया है। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। ठीक, हर ऑर्बिटल में दो दो, मतलब एक ऑर्बिटल एक दो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ठीक, आज हम लोग अब देखो, अब ये क्या है, इन सभी में मेन अंतर क्या है, इनके शेप में अंतर होता है। ठीक है, तो उन्हीं शेप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, जेड एक्सिस है। तो जो एस ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड सिमेट्रिक होता है ना, न्यूक्लियस के अराउंड सिमेट्रिक होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये सर्कुलर नहीं है, ये स्फेरिकल है, ये स्फीयर है। देखो ये एकदम सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, ये आपका एक सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, ये तीनों एक्सिस में है। ठीक, तो आप समझते होंगे बेसिकली स्फीयर और सर्कल में क्या अंतर होता है। सर्कल जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है और स्फीयर क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है। तो एस ऑर्बिटल जो है वो एक 3 डायमेंशनल स्फीयर के फॉर्म शेप में होता है और वो न्यूक्लियस के मान लीजिए ये अगर आप यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हर डायरेक्शन में, चाहे आप एक्स डायरेक्शन में देखिए, चाहे आप वाई डायरेक्शन में देखिए, चाहे आप जेड डायरेक्शन में देखिए, हर जगह हर तरफ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एट सेम डिस्टेंस इक्वल होती है। ठीक है, पी ऑर्बिटल में आते हैं। पी ऑर्बिटल डम्बल शेप का होता है। पी ऑर्बिटल डम्बल शेप का होता है और 3 तरह के पी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, ये डम्बल शेप मतलब समझ लीजिए ना, जिम में जाके वो डम्बल देखते हैं आप लोग। ठीक है, ये डम्बल ऐसे, ये डम्बल, ठीक है, ये डम्बल शेप का होता है। अब ये जो डम्बल है ये किसी न किसी एक्सिस की डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये एक्स डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, तो उस पी वाले डम्बल को हम लोग क्या बोलेंगे, उस पी ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलेंगे, पी एक्स। अगर वो वाई डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पी वाई। ठीक, अगर वो जेड डायरेक्शन में, अगर वो जेड डायरेक्शन में है ऐसे, ठीक है, ये कई लोग समझ लेते हैं सर जेड डायरेक्शन, जेड जेड जो जेड एक्सिस तिरछी होती है। जेड एक्सिस तिरछी नहीं होती है, तिरछा बनाया जाता है। ये एक्चुअली परपेंडिकुलर होती है किसके, प्लेन के ना। पीछे वाली लाइन वो प्लेन के अंदर है और आगे वाली लाइन जो है प्लेन के बाहर है। तो ये जो मैं तिरछा ऑर्बिटल बना रहा हूँ, तिरछा ऑर्बिटल नहीं है ये, एक्चुअली जो एक इसको जैसे ना ये पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल में ये डम्बल शेप के, ये डम्बल शेप में 2 आपको शेप दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लोब। क्या बोलते हैं, लोब। ठीक, तो पी एक्स में क्या है, दोनों लोब एक्स एक्सिस पे हैं। पी वाई में क्या है, दोनों लोब वाई एक्सिस पे हैं। पी जेड में ये जो जेड डायरेक्शन में होगा उसको पी जेड बोलेंगे। पी जेड में दोनों लोब किस पे होंगे, जेड एक्सिस पे होंगे। तो एक लोब जो होगा वो प्लेन के अंदर होगा पीछे की तरफ, और एक लोब क्या होगा, प्लेन के ऊपर होगा। ठीक है, ये डायग्राम मैंने आपके एनसीईआरटी से उठाया है, देख सकते हैं। यहाँ पे 2 लोब ना, एक जो पी ऑर्बिटल है एक्स डायरेक्शन में है, एक पी ऑर्बिटल जो है वो जेड डायरेक्शन में है, एक पी ऑर्बिटल जो है वो वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, तो जो एक्स डायरेक्शन में उसको पी एक्स बोला गया है, जो वाई डायरेक्शन में उसको पी वाई बोला गया है, जो जेड डायरेक्शन में उसको पी जेड बोला गया है। ठीक, अब आते हैं डी ऑर्बिटल की तरफ। डी ऑर्बिटल जो होते हैं ये डबल डम्बल शेप के होते हैं, इनमें 2 डम्बल होता है। ठीक है, अब 2 डम्बल है तो 2 अलग अलग डायरेक्शन में होंगे वो। ठीक, तो उस बेसिस पे इनको हम लोग क्या करते हैं, ये 5 होते हैं। डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल एक ही तरह का था, स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल 3 तरह के थे, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। डी ऑर्बिटल जो है वो 5 तरह के होते हैं, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इन 5 ऑर्बिटल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक कैटेगरी होती है नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, ठीक है, और एक कैटेगरी होती है एक्सियल ऑर्बिटल। अब ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड,
डी एक्स जेड। ठीक है, डी एक्स वाई का क्या मतलब है? डी एक्स वाई का मतलब है कि मान लीजिए कि आपके पास एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है, और एक्स और वाई एक्सिस के बीच में अगर आपका इस तरीके से ऑर्बिटल बना हुआ है तो ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल, मतलब डी एक्स वाई ऑर्बिटल में जो चार लोब होते हैं वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होते हैं। ठीक है, चारों लोब देखिए, एक 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 मतलब एक आपका एक एक्स वाई प्लेन में है, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। उसी तरह जो वाई जेड होगा, ठीक है, दूसरा जो आपका वाई जेड होगा वो वाई जेड एक्सिस के बीच में होंगे चार लोब। ठीक है, जो आपका एक्स जेड होगा, ठीक है, उसमें जो चार लोब होंगे वो एक्स जेड के बीच में होंगे। ठीक है, इसको ये याद करना है आपको क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है ऑप्शन में या फिर एग्जाम में बनाने के लिए। ठीक, एक्सियल ऑर्बिटल में क्या होता है? दो होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होता है कि ये एक्स और वाई एक्सिस पे ही होते हैं। जैसे डी एक्स वाई क्या था कि एक्स और वाई एक्सिस के बीच में था, ये क्या है कि डी ये एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग होता है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं एक्सियल ऑर्बिटल। ठीक है, डी जेड स्क्वायर क्या होता है? ये थोड़ा सा यूनिक होता है। ठीक है, ये बाकी सबसे अलग है, इसमें चार लोब नहीं होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये आपका जेड एक्सिस है तो इसमें सिर्फ दो ही लोब होते हैं जेड एक्सिस के अलोंग, और एक रिंग होती है ना, कमर के पास एक छल्ला होता है इसके। ठीक है, और ये जो छल्ला होता है ये एक्स वाई प्लेन में होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये डायग्राम बना रखा है उसका अच्छे से। तो जेड एक्सिस के अलोंग आपका क्या है? लोब है, और एक्स और वाई एक्सिस प्लेन में क्या है? ये आपका रिंग है। ठीक, तो आपके पास पांच तरह के डी ऑर्बिटल हैं। एक आपका है डी एक्स वाई जिसमें एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ऑर्बिटल है। एक है डी वाई जेड जिसमें वाई और जेड एक्सिस के बीच में ऑर्बिटल है। एक है डी एक्स जेड जिसमें एक्स और जेड एक्सिस के बीच में ऑर्बिटल है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है उसमें एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल हैं। डी जेड स्क्वायर सबसे अलग है, इसीलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इस पे पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है कि लोब जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग है, और एक रिंग है जो कि एक्स वाई प्लेन में है। ठीक, एफ ऑर्बिटल का शेप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो उसको हम लोग नहीं बनाते हैं, और ये कि अब बस नाम जान लेते हैं किस शेप का होता है, ये लीफ शेप, ताकि आपसे पूछा जाए तो आप बता सकें। कितने तरह के एफ ऑर्बिटल होते हैं? 7 तरह के। ठीक, तो ये थे आपके शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। अब बच्चों, अब किसी भी एटम में ना ऑर्बिटल कई तरह के होते हैं। नहीं मतलब इसे ये कई तरह के इन द सेंस 4 तरह के तो ऑर्बिटल पढ़े लिए। अब ये जो 4 तरह के ऑर्बिटल हैं ये भी कई सारे होते हैं। जैसे एस ऑर्बिटल एक नहीं होता है, एक एटम में कई सारे एस ऑर्बिटल होते हैं डिफरेंट शेप के। सॉरी, शेप तो सबका स्फेरिकल ही होता है, डिफरेंट साइज के। पी ऑर्बिटल भी कई सारे होते हैं, डिफरेंट साइज, और शेप सबका सेम होता है, डिफरेंट साइज और ओरिएंटेशन के ना। ओरिएंटेशन के बेस पे तुम लोग समझिए, एक एक्सिस पे है, एक वाई एक्सिस पे है और एक जेड एक्सिस पे है। ठीक, अब क्या है, उसी तरह डी ऑर्बिटल भी अलग अलग साइज के हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग ओरिएंटेशन में हो सकते हैं। शेप तो सबका सेम होता है, किस बेसिस किस शेप के होते हैं? वो डम्बल शेप के होते हैं। ठीक, तो इतना ज़्यादा वैरायटी है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, अब वो जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो किसी एक ही ऑर्बिटल में होगा, वो तो या तो एस ऑर्बिटल में होगा, या पी ऑर्बिटल में होगा, या डी ऑर्बिटल में होगा, या तो एफ ऑर्बिटल में होगा। अब वो किसी एक साइज के ही ऑर्बिटल में होगा, या छोटे वाले ऑर्बिटल में होगा, या उससे बड़े, या उससे बड़े, कई सारे ऑर्बिटल हैं। ठीक है, किसी, अब मान लीजिए पी ऑर्बिटल में है तो पी ऑर्बिटल में भी किसी एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन वाले ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा वो। आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है इसको पता करने के लिए आपको एक ऑर्बिटल के बारे में, उसका एक ऑर्बिटल का साइज पता होना चाहिए, एक ऑर्बिटल का शेप पता होना चाहिए, और उसका क्या पता होना चाहिए? ओरिएंटेशन पता होना चाहिए। तब जाके आप एग्जैक्टली बता पाएंगे कि एटम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो इन सारी बातों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, है तो ये बहुत बड़ी चीज़ें,
लेकिन उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने कुछ सेट ऑफ नंबर्स बना रखे हैं जिनको हम लोग बोलते हैं क्वांटम नंबर। ठीक, ये क्वांटम नंबर एक तरीके से आपका पिन कोड जैसा होता है, जैसे आपका रूम नंबर है। ठीक है, नहीं, जैसे मान लीजिए पिन कोड है। पिन कोड क्या होता है, पूरे देश में आपका जो पोस्ट ऑफिस होगा उसका पिन कोड यूनिक होगा पूरे देश में, वो पिन कोड किसी और पोस्ट ऑफिस का नहीं होगा। तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ नंबर्स एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, तो एक एटम के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन के साथ जो नंबर एसोसिएटेड होंगे वो उसके साथ यूनिक होंगे, जो उस इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन उस नंबर से हमको क्या होगी, मिल जाएगी। ठीक है, वो जो नंबर होंगे वो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किस साइज के ऑर्बिटल में है, किस शेप के ऑर्बिटल में है, वो ऑर्बिटल उस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। ठीक, तो अब जैसे मैंने क्वांटम नंबर का आपको ओवरव्यू दे दिया है कि ये क्या दे रहे हैं, आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए डेफिनेशन है, इसका याद कर लीजिए कि सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर विच गिव्स आइडिया अबाउट एनर्जी ऑफ शेप, ओरिएंटेशन एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम इज नोन एज क्वांटम नंबर। ठीक है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो किस तरह के ऑर्बिटल में है, किस शेप के ऑर्बिटल में है, उस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है, इन सारी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 4 क्वांटम नंबर हैं। 4 नंबर हैं जो हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, और उन नंबर्स को हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर बोलते हैं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग एटम के अंदर क्या करते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए ऑर्बिटल्स की ग्रुपिंग कर देते हैं। ठीक है, जैसे जो सेम साइज के ऑर्बिटल हैं, ठीक, उनका हम लोग एक ग्रुप बना देते हैं ना। छोटे वाले ऑर्बिटल उनका एक ग्रुप बना दिया, उससे बड़े वाले ऑर्बिटल का एक ग्रुप ना। उसमें हम लोग शेप कट नहीं देखते हैं, बस साइज देखते हैं कि मतलब जो एक साइज का ऑर्बिटल है उनका एक एक ग्रुप बना देते हैं, और वो जो ग्रुप बनता है उसको हम लोग बोलते हैं शेल। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। ठीक, अब वो जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप के अंदर ना जो सेम साइज वाले ऑर्बिटल हैं उस ग्रुप के अंदर अलग अलग शेप होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप के होंगे, कुछ ऑर्बिटल डंबल शेप के होंगे, कुछ ऑर्बिटल डबल डंबल शेप के होंगे। तो उनकी फिर फर्दर ग्रुपिंग की जाती है। तो एक शेल के अंदर भी कई सारे क्या होते हैं, सब ग्रुप्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर जो शेप है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, शेल के अंदर जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन शेप्स, उनको हम लोग बोलते हैं सब शेल। ठीक, अब उस सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। उस सब शेल के अंदर फिर क्या होते हैं, वो ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा शेल है जिसमें 9 ऑर्बिटल है। ठीक, अब उन 9 ऑर्बिटल में एक स्फेरिकल है, 3 डंबल शेप के हैं, और 5 जो हैं वो डबल डंबल शेप के हैं। ठीक, तो अब इस पी में भी आपके पास क्या होंगे, अलग अलग डायरेक्शन वाले होंगे, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, तो आपके पास एक जो पहला वाला स्फेरिकल वाला सबशेल है उसके अंदर कितने होंगे, एक ऑर्बिटल होगा। इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपके पास 9 टोटल ऑर्बिटल थे। अब उसमें आपके मान लीजिए स्फेरिकल शेप के कुछ ऑर्बिटल हैं ना, डंबल शेप के कुछ ऑर्बिटल हैं पी, और डबल डंबल शेप के कुछ ऑर्बिटल हैं डी। अब उस सबशेल के अंदर अलग अलग ऑर्बिटल होंगे जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कि जो स्फेरिकल शेप का तो आपके पास एक ही डायरेक्शन होता है, तो उस स्फेरिकल शेप का आपके पास एक ऑर्बिटल होगा। ठीक है, अब आपके पास जो डंबल शेप वाले होंगे, डंबल शेप के कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो पी एक्स, पी वाई और पी जेड। डबल डंबल शेप के कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, 5 ऑर्बिटल हो सकते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब आपके पास शेल होगा, शेल के अंदर क्या होगा, सबशेल होगा,
सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होंगे जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होंगे। अब ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो रोटेट करते हैं आइदर क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो वो कैसे रोटेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, स्पिन से, ठीक है। तो आई होप आपको ये चारों टर्म समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इन टर्म्स का हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। शेल, सबशेल, ऑर्बिटल और स्पिन। शेल क्या है, शेल जो है ये ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स है, उन ऑर्बिटल्स का ग्रुप जो कि सेम साइज के हैं। सबशेल क्या है, सबशेल उन ऑर्बिटल्स का ग्रुप है जो कि सब ग्रुप है जो कि सेम शेप के हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है ऑर्बिटल, मतलब एक सबशेल के अंदर कुछ ऑर्बिटल होंगे आपके, और उन ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। अब इन सारी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जो 4 क्वांटम नंबर हैं उनको हम लोगों ने अलग अलग नाम दे रखे हैं। सबसे पहला है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। दूसरा है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब ये क्वांटम नंबर हमको मिलते कहाँ से हैं, तो ये जो शुरू के 3 क्वांटम नंबर हैं ये हमको मिले हैं कहाँ से, स्क्रूडिंगर वेव इक्वेशन से, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक। चौथा वाला जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये हमको स्क्रूडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं मिला है, ये हम लोगों ने अपने से माना है, ठीक। ये हम लोगों ने मान रखा है कि क्लॉकवाइज के लिए +½ और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ ठीक है। तो 2 ही तरह के रोटेशन हो सकते हैं, आइदर +½ आइदर क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को हमने दे दिया है +½ एंटी क्लॉकवाइज को हमने दे दिया है -½ ठीक। अब आते हैं हम लोग पहले पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लेटर n से, स्मॉल n, ठीक है। क्या करता है ये हमको, इट गिव्स आइडिया अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एटम, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि जो पहला ग्रुप होता है शेल, ठीक है, ये हमको ऑर्बिटल का साइज बताता है, ठीक है। तो ऑर्बिटल का साइज का मतलब क्या है कि अगर छोटा ऑर्बिटल होगा मान लीजिए, तो छोटे ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के नज़दीक होगा, ठीक है। बड़े ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से दूर होगा। तो जो न्यूक्लियस के नज़दीक वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी कम होती है, जो न्यूक्लियस के दूर वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये जो पहला वाला क्वांटम नंबर है ये हमको शेल के बारे में ही बेसिकली बता रहा है, ठीक। कि हमको बता रहा है कि वो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो बड़े शेल में है या छोटे शेल में है, वो इलेक्ट्रॉन से दूर है, डिस्टेंस बोला ना, डिस्टेंस, वो ये आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर है या न्यूक्लियस से पास है। तो अगर वो छोटे वाले ऑर्बिटल में होगा तो वो न्यूक्लियस के क्या होगा, नज़दीक होगा, बड़े वाले ऑर्बिटल में होगा तो वो न्यूक्लियस के से दूर होगा, ठीक है। और नज़दीक होगा तो एनर्जी कम होगी, दूर होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक। इसकी जो वैल्यू है वो केवल पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है, ठीक है। इट कैन हैव ओनली पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज। एन की वैल्यू जो है वो 1 हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, ठीक। अगर एन की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे साइज ऑफ ऑर्बिटल्स भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। मतलब जो पहले मतलब ऐसे ऑर्बिटल्स जिनके लिए एन की वैल्यू 1 है वो छोटे ऑर्बिटल्स होंगे, जिनके लिए एन की वैल्यू 2 होगी वो बड़े ऑर्बिटल्स होंगे, जिनके लिए एन की वैल्यू 3 होगी वो उससे भी बड़े ऑर्बिटल्स होंगे, जिनके लिए एन की वैल्यू 4 होगी वो उससे भी बड़े ऑर्बिटल्स होंगे एंड सो ऑन, ठीक है। अब ऐसे ऑर्बिटल्स जिनके लिए एन की वैल्यू 1 है उनका अगर आप ग्रुप बना दें तो ग्रुप बनाने के बाद जो हमको ग्रुप मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं के शेल, ठीक है। जिनके लिए एन की वैल्यू 2 है उनका अगर ग्रुप बना दें तो जो हमको ग्रुप मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे एल शेल, ठीक है। 3 वालों का ग्रुप को हम लोग बोलेंगे एम शेल, ठीक है। 4 वालों के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, एन शेल एंड सो ऑन, ठीक है। KLMNOP QRST आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक। अब एक शेल में हर शेल में बराबर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, बराबर इलेक्ट्रॉन भी नहीं होते हैं, बराबर ऑर्बिटल भी नहीं होते हैं, ठीक। तो मैक्सिमम
मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल। एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सॉरी कितने ऑर्बिटल हैं, वो बराबर होता है किसके, एन स्क्वायर के। जैसे पहला जो ऑर्बिटल होगा, पहले ऑर्बिटल में 1 का स्क्वायर 1 ऑर्बिटल होगा, सॉरी पहला जो शेल होगा उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, 1 का स्क्वायर 1 एक ऑर्बिटल होगा। दूसरे में 2 का स्क्वायर 4 ऑर्बिटल्स होंगे। तीसरे में 3 का स्क्वायर 9 ऑर्बिटल्स होंगे। चौथे में 4 का स्क्वायर 16 ऑर्बिटल्स होंगे। अब मैंने आपको बता रखा है कि एक ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एन स्क्वायर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल बराबर होगा किसके, 2n स्क्वायर के। ठीक है, तो इसके बेसिस पे मैं एक टेबल बना लेता हूँ। एन की वैल्यू लिख दी है मैंने, एन 1 2 3 4 5। शेल का नाम लिख दिया है, के शेल, एल शेल, एम एन ओ शेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 का स्क्वायर 1, सॉरी नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब हर शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जरूरी नहीं कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले ऑर्बिटल में 2n स्क्वायर 2, दूसरे शेल में 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8, तीसरे शेल में 3 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18, चौथे में 2 इंटू 4 का स्क्वायर 32, पाँचवें में 2 इंटू 5 का स्क्वायर 50। ठीक, कई बार आपसे एंगुलर मोमेंटम भी पूछ लिया जाता है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो अगर आपसे ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम पूछा जा रहा है किसी पर्टिकुलर शेल के लिए, तो आपको बस शेल का नंबर पता होना चाहिए। अगर वो नंबर पता है तो आप सीधा इस फॉर्मूले में रख देंगे, NH/2 H/2 पाई को हम लोग H क्रॉस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो H क्रॉस लिखा है तब भी उससे घबराएंगे नहीं, उसका मतलब क्या होता है, H/2 पाई। तो मान लीजिए अगर n इक्वल टू 1 है तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, 1 इंटू H/2 पाई। अगर n की वैल्यू 2 है तो एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, 2H/2 पाई। n की वैल्यू 3 है तो 3H/2 पाई एंड सो ऑन। ठीक, तो अब आई होप आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझ में आया होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, ये आपको बताता है कि ऑर्बिटल के साइज के बारे में। ठीक है, कि आपका जो ऑर्बिटल है वो छोटा है या बड़ा है। अगर n की वैल्यू कम है तो ऑर्बिटल छोटा है, अगर n की वैल्यू ज़्यादा है तो ऑर्बिटल बड़ा है। n की वैल्यू कम है तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कम होगी, अगर आपका n की वैल्यू ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के लिए तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक, तो अब हम लोग शेल बना लिए ना। अब शेल में क्या है कि एक साइज के ऑर्बिटल हैं। अब उस, मैंने साइज बोला है, शेप नहीं बोला है। ठीक है, अब किसी भी शेल में ढेर सारे ऑर्बिटल होंगे ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 25 ऑर्बिटल हैं, 16 ऑर्बिटल हैं, 9 ऑर्बिटल हैं। तो ये जो 25 के 25 ऑर्बिटल हैं ये सेम साइज़ के हैं। ठीक है, सेम शेप क्यों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसमें वो सब अलग अलग शेप के होते हैं। ठीक, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो अलग अलग शेप वाले होते हैं उनका हम लोग ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, और उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं सबशेल। उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, सबशेल। ठीक है, और उन अलग अलग सबशेल्स को हम लोग अलग अलग क्या करते हैं, नंबर प्रोवाइड करते हैं। ठीक, और उन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल से। ठीक है, और इसको हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के नाम से भी जानते हैं या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब ये क्या करता है, इट गिव्स द आइडिया अबाउट सबशेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो सबशेल का मैंने आपको पहले मतलब बता दिया है कि अगर आपको सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसका मतलब आपको ऑर्बिटल के शेप के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, तो जिस भी तरह का मैं बताऊंगा अभी कि अलग अलग तरह के सबशेल होते हैं, तो जिस भी तरह का सबशेल होगा उसमें एक ही शेप के क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे। तो यानी कि अगर आपको सबशेल बता दिया जाए तो आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस शेप के ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ठीक है, अब फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n ना, अगर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सबशेल किस में है, शेल में है। ठीक है, तो जो l की वैल्यू है वो n की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। तो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, l ऑल्सो कैन हैव टोटल n वैल्यूज। ठीक है, n
अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, ठीक है, तो n के लिए l की जो टोटल वैल्यू होगी वो भी n के बराबर ही होती है, ठीक है। दैट, और जो वो वैरी करती है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के n-1 तक, ठीक है। l की कई सारी वैल्यूज होंगी फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n, लेकिन उनका टोटल नंबर किसके बराबर होगा, वो भी n के ही बराबर होता है, ठीक। लेकिन अगर आप उनसे पूछें, अगर उनका आप नंबरिंग करेंगे ना, उनको आप स्पेसिफिक एजीमुथल क्वांटम नंबर अलॉट करेंगे, तो वो वैरी करता है कहाँ से, 0 से n-1 तक, ठीक। अब मैंने आपको वो बोला कि हर जो ऑर्बिटल होगा, हर जो सबशेल होगा, ठीक है, उसको हम लोग एक स्पेसिफिक नंबर प्रोवाइड करते हैं और एक स्पेसिफिक नाम प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए l की वैल्यू 0 है, अगर l की वैल्यू 0 है किसी ऑर्बिटल, किसी इलेक्ट्रॉन के किसी को, अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, 0 है, ठीक है, उसका मतलब वो एस सबशेल में होगा। आपके पास 4 तरह के सबशेल हम लोग पढ़ेंगे, एस पी मतलब होंगे तो कई सारे, लेकिन हम लोग मेनली एस पी डी एफ पढ़ेंगे, ठीक है, एस पी डी और एफ, ठीक। तो आपके पास 4 तरह के जो सबशेल हैं, तो उसमें जो आपका एस सबशेल है उसमें सारे ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप के होंगे, पी सबशेल में सारे ऑर्बिटल डंबल शेप के होंगे, डी सबशेल में सारे ऑर्बिटल डबल डंबल शेप के होंगे, एफ सबशेल में सारे ऑर्बिटल लीफ शेप के होंगे, ठीक। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन के लिए एल की वैल्यू 0 है, इलेक्ट्रॉन के लिए एल की वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब वो किस सबशेल में है, एस सबशेल में। अगर एल की वैल्यू 1 है तो वो पी सबशेल में होगा, अगर एल की वैल्यू 2 है तो वो डी सबशेल में होगा, एल की वैल्यू 3 है तो वो एफ सबशेल में होगा। उसी तरह आप आगे भी जा सकते हैं, एल की, हालांकि आज तक इनकी जरूरत नहीं पड़ी है, एल की वैल्यू 4 है तो वो जी सबशेल में होगा, एल की वैल्यू 5 है तो वो एच सबशेल में होगा। अब हर सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल, वो बराबर होता है किसके, एक फार्मूला होता है 2l+1, ठीक। तो एल की वैल्यू, जैसे मान लीजिए अगर अगर मुझे एस सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल पता करना है, तो एस सबशेल में एल की वैल्यू 0 है तो 2 × 0+1 तो कितना आएगा, 1। अगर मुझे पी सबशेल में टोटल ऑर्बिटल पता करने हैं तो 2 × 1+1 3। अगर मुझे डी सबशेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पता करने हैं तो 2 × 2+1 5। उसी तरह एफ में पता करना है तो 2 × 3+1, जी में पता करना है तो 2 × 4+1, और एच में पता करना है तो 2 × 5+1, ठीक है। तो ये टोटल कितने आ गए, 11 ऑर्बिटल, ठीक। अब मैंने बोला कि जो L की वैल्यू है ना, L की जो वैल्यू है फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n, ये वेरी करती है 0 से लेकर के n-1 तक, ठीक है। एक शेल में कई सारे सबशेल होंगे, ठीक है, कई सारे मतलब ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट होंगे ना, उनकी 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 एक लिमिट है, ठीक है। उनकी लिमिट जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से n-1 तक। जैसे मान लो कि अगर हम इसके पहले मैंने आपको बोला कि अगर किसी शेल के लिए, किसी शेल में कितने सबशेल होंगे, ठीक है, वो भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, वैल्यू ऑफ n के ऊपर। जैसे अगर आपके पास ऐसा शेल है जिसके लिए n की वैल्यू 1 है, अगर आपके पास ऐसा शेल है जिसके लिए n की वैल्यू 1 है, तो उसमें टोटल सबशेल 1 होंगे, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा शेल है जिसके लिए n की वैल्यू 2 है, तो उसमें टोटल 2 सबशेल होंगे। अगर n की वैल्यू 3 है तो उसमें 3 सबशेल होंगे। अगर n की वैल्यू 4 है तो उसमें 4 सबशेल होंगे। अगर 5 है तो 5 सबशेल होंगे, इस तरीके से। अब जो भी सबशेल है, जैसे मान लो कि अगर आपके पास 4 सबशेल हैं तो चारों सबशेल अलग अलग तरह के होंगे। जैसे एक एस होगा, दूसरा पी होगा, तीसरा डी होगा, चौथा एफ होगा, ठीक है। अब एस के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, एल के लिए सॉरी ना एस के लिए 0 होगी, पी के लिए 1 होगी, डी के लिए 2 होगी, एफ के लिए 3 होगी। तो एल की जो अलग अलग वैल्यूज़ हैं वो देखिए कहाँ से कहाँ तक गई हैं, 0 से लेकर कहाँ तक, 3 तक, ठीक है। तो जो L की वैल्यू है फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n, वो हमेशा वेरी करती है कहाँ से कहाँ तक, 0 से n-1 तक, ठीक। तो यहाँ पे एक चार्ट बनाया गया है, ठीक है, n की वैल्यू लिखी गई है, ठीक है। अब उस n की वैल्यू के लिए L की टोटल वैल्यू लिखी गई है,
ठीक। अब एल की टोटल वैल्यू का मतलब आप समझ रहे होंगे ना कि एल की टोटल वैल्यू का मतलब कितने सबशेल वहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब उसके बाद है वैल्यूज ऑफ एल, मतलब अब जो वहाँ पे सबसेल्स प्रेजेंट हैं उनके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या क्या है, ठीक है, और उनका रिप्रेजेंटेशन कि हम लोग उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्योंकि एस तो कई तरह के हैं, एस पहले शेल में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, तो सबको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा हमारा, अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए एन की वैल्यू 1 है, तो अभी मैंने बोला कि एन की वैल्यू 1 है, तो यानी कि पहले शेल में कितने टोटल सबशेल होंगे, एक ही सबशेल होगा, ठीक है। अब उस एक सबशेल में एल की जो वैल्यू होगी वो 0 से n-1 तक वेरी करेगी, तो पहला तो 0 हो गया, और n-1 की वैल्यू कितनी है, 1-1 वो भी 0 हो गई, मतलब 0 से 0 मतलब आपका एल का एक ही वैल्यू होगा यहाँ पे, और वो क्या होगा, 0 होगा। अब 0 से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे पहले सेल के एस सबशेल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, 1s से, ठीक। अब आते हैं दूसरे शेल पे, दूसरे शेल में टोटल 2 सबशेल होंगे, ठीक है, और उनकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, उनके लिए एल की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी n-1, 2-1 कितना हो गया, 1, तो मिनिमम वैल्यू एल की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, और एल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। तो अब 0 किसका होता है, एस का होता है, 1 किसका होता है, पी का होता है, तो सेकेंड सेल का एस सबशेल, सेकेंड सेल का एस सबशेल किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, 2s से, और सेकेंड शेल का पी सबशेल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 2p से, ठीक। आगे देखिए तीसरा शेल, तीसरे शेल में कितने सबशेल होंगे, 3 सबशेल होंगे, ठीक है। उन तीनों सबशेल का अलग अलग एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा, क्या क्या होगा, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी n-1, यानी कि 3-1 कितना आएगा, 2, तो 0 से लेके 2 तक, तो 0, 1 और 2, तो 0 किसके लिए है, s के लिए, 1 किसके लिए है, p के लिए, 2 किसके लिए है, d के लिए। तो अब तीसरे का s सबशेल क्या हो गया, 3s, तीसरे का p सबशेल 3p, तीसरे का d सबशेल 3d, ठीक। अब आते हैं चौथे पे, तो चौथे के लिए n=4 के लिए टोटल कितने सबशेल होंगे, 4 सबशेल होंगे। अब उन 4 सबशेल के लिए अलग अलग एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी, क्या होगी, 0, अब मिनिमम वैल्यू तो 0 होगी, अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 4-1 कितना हो गया, 3, तो 0 से लेके 3 तक वेरी करेगा, कितना, 0, 1, 2 और 3, तो अब 0 के लिए 0s, 1p, सॉरी 2d और 3f, तो फोर्थ शेल का एस सबशेल को हम लोग लिखेंगे 4s, ठीक है। उसी तरह 4p, 4d और 4f। सेम हम लोग किसके लिए कर सकते हैं, 5 के लिए कर सकते हैं, तो 5s, 5p, 5d, 5f, 5g, ठीक। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर से हम लोग एक और वैल्यू निकालते हैं, जो कि है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम √L × L+1h/2π, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया आपको, कैलकुलेट ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। तो मान लीजिए अगर 1s के लिए आपको दो तरह के क्वांटम नंबर निकालना है, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, nh/2π, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, L+1 h/2π। तो आपके पास है 1s, तो 1s के लिए n की वैल्यू 1 होगी और l की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, 1 × h/2π, तो ये कितना आएगा, h/2π। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में l की वैल्यू लेनी है, तो √0 + 0 + 1 कितना आएगा, ये 0 आएगा, ठीक है। 2s के लिए ऑर्बिट अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 2h/2π, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अगर आपको निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, s के लिए तो l की वैल्यू 0 होती है, तो √0, 0 + 1
एच अपॉन 2 पाई कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। मान लीजिए 3p के लिए निकालना है, तो अगर आपको ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 3h अपॉन 2 पाई। ठीक है, अगर आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो l इंटू ये हो गया 1 + 1 h अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, √2 h अपॉन 2 पाई। ठीक है, उसी तरह आप 4d के लिए निकाल सकते हैं। d के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, और n की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, 5f के लिए आप निकाल सकते हैं। 5f के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 5, और f की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी l की वैल्यू कितनी होगी, 3। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 2 क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा। किसके बारे में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है हमको किसके बारे में बताता है, ऑर्बिटल के, मतलब हमको बताता है कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उसका साइज़ कितना है। ठीक है, अगर वो उसके लिए उसका साइज़ छोटा है तो n की वैल्यू छोटी होगी, अगर साइज़ बड़ा है तो n की वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह के सबशेल में प्रेजेंट है। ठीक है, जो एस सबशेल में प्रेजेंट है, या पी सबशेल में प्रेजेंट है, या डी में प्रेजेंट है, या एफ में प्रेजेंट है। अगर वो एस में प्रेजेंट होगा तो वो स्फेरिकल शेप के ऑर्बिटल में होगा, पी में होगा तो वो डम्बल शेप के ऑर्बिटल में होगा, डी में होगा तो वो डबल शेप के होगा, और वो एफ में होगा तो लीफ शेप के ऑर्बिटल में होगा। ठीक है, और हम लोगों ने एन की वैल्यू तो आपको डायरेक्ट दी गई होगी, एल की वैल्यू आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, वो अलग अलग होगा ना। अगर वो एस में होगा, मान लीजिए एस सब शेल में है तो उसके लिए एल की वैल्यू 0 होगी, कोई भी एस शेल में हो। पी सब शेल में है तो पी की वैल्यू एल की वैल्यू 1 होगी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपको निकालना आना चाहिए। ये जो टेबल मैंने बनाया है इसको आप खुद से बना के भी एक बार प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो वो ज़्यादा क्लियर होता है।